हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इमोशनल मूवी। यह मूवी साउथ इंडस्ट्री की एक सुपर डुपर हिट फिल्म है। इस मूवी के बारे में आपको क्या ही बताऊं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं मूवी को। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिल्म की शुरुआत में हमें सलात्री नाम का एक आदमी दिखाया जाता है और यह कोई मामूली आदमी नहीं है। इसके पास 17,000 स्कूलों की ओनरशिप है और साथ ही यह सलात्री फाउंडेशन भी चलाता है। वो इस फाउंडेशन का इस्तेमाल किसी की भलाई के लिए नहीं बल्कि खुद के फायदे के लिए करता है। मेन चीज ये है कि कर्नाटक में 17,000 प्राइवेट स्कूल खोलने के बाद अब इसकी नज़र कर्नाटक के 12,000 सरकारी स्कूलों पर है। एक्चुअली सलात्री 12,000 सरकारी स्कूलों की जमीन पर शॉपिंग मॉल और प्राइवेट स्कूल जैसी चीजें बनाना चाहता है ताकि वो इन चीजों से पैसे छाप सके। इस काम में उसकी मदद करने वाला था स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर वोमन राव। इसलिए सलात्री का भरोसेमंद गुंडा नरसप्पा उन दोनों की मीटिंग फिक्स करवाता है और इस काम में साथ देने के लिए मिनिस्टर वोमन राव भी मान जाता है। फिर रात को नरसप्पा का बेटा एक सरकारी स्कूल में जाकर उसकी दीवारों को कमजोर करने वाला एक केमिकल लगा देता है, जिससे अगले दिन बच्चे जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो केमिकल की वजह से स्कूल की बिल्डिंग अचानक टूटकर गिर जाती है और स्कूल के बच्चे मलबे के नीचे दबकर बहुत सारे मर जाते हैं। अब सरकार यह कहकर इन स्कूलों को बंद करवा देती है कि इन स्कूलों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और इन्हें फिर से शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो और बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहते। और साथ ही उन स्कूलों के टीचरों को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है जो उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई करवाते थे। मिनिस्टर वोमन राव सलात्री से कहता है कि सरकारी स्कूलों को हासिल करने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होगा। अगर उसे सरकारी स्कूलों को बंद करवाना है तो सरकारी स्कूल के बच्चों का रिजल्ट भी खराब करना पड़ेगा और यह सब करके ही हम अपनी साजिश में कामयाब हो सकते हैं। फिर मिनिस्टर के पास श्रीकांत नाम का एक आदमी आता है। दरअसल वोमन राव ने जिस स्कूल से पढ़ाई की थी, श्रीकांत उसी स्कूल का प्रिंसिपल था, यानी कि श्रीकांत को पढ़ाने वाला वही टीचर था जो खुद एक एजुकेशन मिनिस्टर बन चुका है। अब श्रीकांत मिनिस्टर से कहता है कि हमारे स्कूल को 100 साल पूरे हो चुके हैं, जिस वजह से स्कूल में बहुत बड़ा फंक्शन रखा गया है, इसलिए मैं आपको चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करने आया हूँ। साथ ही श्रीकांत यह भी कहता है कि हमारी इमारत बहुत पुरानी हो चुकी है और काफ़ी कमज़ोर भी हो चुकी है, इसलिए मैं अपने स्कूल की रिपेयरिंग करवाना चाहता हूँ और इसके लिए वो मिनिस्टर और गवर्नमेंट के जरिए कुछ हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है। अब ये लालची मिनिस्टर उसके इस काम के लिए हामी तो भर देता है, लेकिन असल में उसकी नज़र थी श्रीकांत के स्कूल की ज़मीन पर। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूरोप में KRK ग्रुप के मालिक को, यानी कि क्रांति रैना, जो इस फिल्म का मेन हीरो है, जिसका रोल साउथ के डैशिंग एक्टर दर्शन सर ने निभाया है। अपने जज्बे और कॉन्फिडेंस और अपनी मेहनत के जरिए क्रांति ने अपने दम पर पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को फैला दिया था। और एक मीटिंग के दौरान क्रांति को प्रिंसिपल श्रीकांत का फोन आता है। क्रांति भी श्रीकांत के स्कूल में ही पढ़ा था। अब श्रीकांत क्रांति को भी स्कूल के फंक्शन में इन्वाइट करते हैं और क्रांति बहुत सालों बाद इंडिया आने के लिए मान जाता है। यहाँ हमें क्रांति का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यानी कि उसका बचपन। क्रांति बहुत ही मस्ती किया करता था, इसलिए उसे जिस स्कूल में भी डाला जाता उस स्कूल से उसे निकाल दिया जाता था। इसलिए क्रांति के पिता उसे विद्या मंदिर सरकारी स्कूल में लेकर जाते हैं, जहां पर स्कूल के प्रिंसिपल क्रांति पर अच्छे से ध्यान देते हैं और क्रांति को सुधारने भी लगते हैं। साथ ही स्कूल में उषा नाम की एक लड़की थी जिसे क्रांति पसंद करने लगता है और उषा भी क्रांति को पसंद करने लगी थी। एक दिन एक इंस्पेक्टर प्रिंसिपल श्रीकांत को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है, क्योंकि उसका बेटा एग्जाम में फेल हो गया था, जिसका उल्टा जिम्मेदार वह श्रीकांत सर को मानता था। और यही नहीं, पुलिस स्टेशन में वह उसके साथ काफ़ी बदतमीजी से बिहेव भी करता है और उनसे कहता है कि तुमने मेरे बच्चे को अच्छे से पढ़ाया नहीं, जिस वजह से वह फेल हो गया। इस वक्त क्रांति भी यह सब कुछ देख रहा था और वह अपने सर की इज्जत को इस तरह से मिट्टी में मिलते हुए देखकर आग बबूला हो जाता है। इसलिए वो डायरेक्ट इंस्पेक्टर को ही मारने लगता है और यह सब कुछ होने के बाद बाकी पुलिस वाले भी क्रांति को मारने लग जाते हैं। लेकिन क्रांति का पिता भार्गव आकर क्रांति को वहां से छुड़ा कर ले जाता है। अपने बेटे की इस बात से परेशान होकर क्रांति के पिता उसे यूरोप में अपने भाई के पास भेज देते हैं, जिससे उसकी शिक्षा में कोई कमी ना आए और वह ऐसी गलती कभी भी ना करे। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और मिले हुए इनविटेशन को देखते हुए क्रांति अपने परिवार के पास वापस इंडिया आ जाता है, जहां पर वह अपने सभी परिवार वालों से मिलता है और सब क्रांति से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन क्रांति के पिता भार्गव आज भी अपने बेटे से नाराज थे और वो क्रांति से बात तक नहीं करते। अगले दिन क्रांति स्कूल में अपने सभी दोस्तों से मिलता है और वह स्कूल में बहुत इंजॉय करते हैं, जिसमें उषा भी शामिल थी, क्योंकि उषा इस समय स्कूल की टीचर है। फिर भी सभी दोस्त मिलकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिनिस्टर सलात्री को बताता है कि कल विद्या मंदिर गवर्नमेंट स्कूल की 6 लड़कियों ने टॉप किया है और मुझे एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते उन्हें अवार्ड देने के लिए बुलाया गया है। इस बात से नाराज होकर सलात्री नरसप्पा से कहता है
कि पूरे स्टेट में सिर्फ सलात्री फाउंडेशन के बच्चे ही पास होने चाहिए, बाकी सभी फेल होने चाहिए। और फिर वह उसको एक प्लान रेडी करने के लिए कहता है। अगले दिन अवार्ड फंक्शन में मिनिस्टर बैठा हुआ था और सब मीडिया वाले उस मिनिस्टर का इंटरव्यू ले रहे थे। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है क्रांति की और सभी मीडिया वाले मिनिस्टर को छोड़कर क्रांति को अटेंड करने लगते हैं, क्योंकि क्रांति कोई आम आदमी नहीं था। उसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था। और जब मिनिस्टर उन स्टूडेंट्स को अवार्ड देने के लिए जाता है तो वो स्टूडेंट वोमन राम के बदले क्रांति से अवार्ड लेना पसंद करती हैं। ये देखकर तो मिनिस्टर के पिछवाड़े में आग लग जाती है कि मानो उसकी कोई इज्जत ही ना हो। जब विद्या मंदिर स्कूल में एग्जाम पेपर चेक हो रहे थे तभी नरसप्पा का बेटा अपने गुंडों के साथ वहां पर आ जाता है और वह सभी टीचर्स को धमकाकर कहता है कि इस साल कोई भी बच्चा पास नहीं होना चाहिए। इस बात से सब लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए सभी टीचर उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन उषा इस सीन का चुपके से वीडियो बना लेती है और फिर सभी एग्जाम पेपर चेक होने के बाद गुंडे उन एग्जाम पेपर को वहां से लेकर चले जाते हैं। तभी उषा को क्रांति की कॉल आती है, जिस वजह से नरसप्पा के बेटे को पता चल जाता है कि उषा ने उनका वीडियो बनाया है और उषा वहां से भाग जाती है और बाकी सभी गुंडे उषा का पीछा करने लग जाते हैं। इसी दौरान उसका फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, जो एक बुजुर्ग औरत उठा लेती है। जब क्रांति का उस पर फोन आता है तो वह बुजुर्ग औरत क्रांति को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद क्रांति आकर उन सभी गुंडों की जमकर धुलाई करता है और उषा को बचा लेता है और नरसप्पा को वार्न करते हुए कहता है कि स्कूल से दूर रहना। अब अपने बेटे की इस हालत को देखकर नरसप्पा क्रांति से बदला लेने की ठान लेता है, क्योंकि हमारे क्रांति भैया ने कुछ इस तरह से मारा था कि उसका बेटा डायरेक्ट कोमा में चला गया था। अगले दिन जब स्कूल में प्रोग्राम चल रहा था तो तभी नरसप्पा आकर क्रांति से कहता है कि तेरी वजह से मेरे बेटे की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और धमकी देते हुए कहता है कि मैंने इस स्कूल की दीवारों पर केमिकल लगा दिया है, जिस वजह से यह बिल्डिंग कुछ समय में गिर जाएगी। अब इस बात से सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। क्रांति इससे पहले कुछ करता तभी स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है, जिस वजह से ढेर सारे बच्चे जख्मी हो जाते हैं और बच्चों की इस कंडीशन को देखकर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। अब क्रांति स्कूल के प्रिंसिपल श्रीकांत को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि स्कूल की बिल्डिंग की चिंता आप मत कीजिए, इस बिल्डिंग को मैं फिर से बनवा दूंगा। इस पर प्रिंसिपल कहता है कि यह काम सरकार का है और सरकार को ही करना चाहिए। और साथ ही श्रीकांत यह भी कहता है कि मेरे कई बार कहने के बावजूद मिनिस्टर और बाकी ऑफिसर ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो गवर्नमेंट से उन सभी रुके हुए स्कूल के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मजबूर करो, जिसे सावित्री ने बंद करवा दिया है। अब स्कूल के टूटने के बाद पढ़ाई से बेसहारा हो चुके बच्चों को क्रांति अपने घर में पढ़ाना शुरू कर देता है, ताकि उनका फ्यूचर पर कोई नुकसान ना हो। और साथ ही प्रिंसिपल श्रीकांत के साथ मिलकर सभी सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने लगता है, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस सब के पीछे एक ही आदमी का हाथ था, सलात्री का, क्योंकि उसने सभी गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत खिलाकर उनका मुंह बंद कर दिया था, जिस वजह से वो क्रांति की बात मानने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ मिनिस्टर कहता है कि सभी सरकारी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती किया जाएगा और उनकी फीस गवर्नमेंट भरेगी, लेकिन होता कुछ और ही है। बच्चों को ऐसे स्कूल में भेज दिया जाता है जहां पर कोई भी टीचर नहीं है और उन्हें सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर दिखाए जाते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ पर क्रांति की बहन और उसके पिता कोर्ट में केस लड़ रहे थे, लेकिन सबूत की कमी और पेपर ना मिलने की वजह से कोर्ट केस रद्द हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 12,000 स्कूलों में इन्वेस्ट करने के लिए सरकार ने कई सारे इन्वेस्टर को बुलाया था, ताकि वह स्कूल में इन्वेस्ट करें। तभी वहाँ पर क्रांति भी आ जाता है और सबको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मना कर देता है। फिर सब उसकी बात मान भी लेते हैं, क्योंकि क्रांति एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेसमैन है और उसकी जान पहचान होने की वजह से वो सारे इन्वेस्टर उसकी बात मान लेते हैं। अगले दिन क्रांति के घर पर ढेर सारे सरकारी ऑफिसर आ जाते हैं और अचानक पड़ी इस इनकम टैक्स की रेड के पीछे हाथ होता है सलात्री का, जो क्रांति को पूरी तरह से बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है। और यही नहीं, दूसरी तरफ क्रांति के दूसरे घर पर चल रहे स्कूल को भी बंद करवा दिया जाता है। पुलिस वाले भी उनसे मिले हुए होते हैं। वो क्रांति के पिता को पुलिस स्टेशन लेकर जाने की जगह उल्टा सलात्री के हवाले कर देते हैं। तभी क्रांति को सलात्री का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम्हारे पिता को छोड़ रहा हूँ। एक्चुअली उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो क्रांति पर अपना दबदबा और पावर दिखा सके, और साथ में क्रांति से यह भी कहता है कि तुम यहाँ से अगर जल्दी नहीं गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। अब क्रांति अपने पिता को वापस घर पर लेकर आता है और क्रांति के पिता क्रांति को बड़े भरोसे के साथ कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत गलत बेटा समझा था। जब मैंने लोगों के मुंह से सुना कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तो मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। और वो साथ ही साथ उसे भरोसा देते हुए कहते हैं कि तुम ही इस काम को पूरा कर सकते हो। अब क्रांति दिमाग लगाता है और एक प्लान तैयार करता है, जिसमें वो सभी गवर्नमेंट ऑफिसर को अगवा कर लेता है, जो कि सलात्री से रिश्वत लेकर पलते थे।
प्लान के मुताबिक क्रांति सलात्री के सारे करप्शन के फाइल्स को उनके सामने ले आता है और बदले में बहुत सारे पैसे उन्हें देता है। इतने सारे पैसे पाकर वो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सभी पैसे लेकर बाहर निकलते हैं तभी बाहर एंटी करप्शन ब्यूरो वाले उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। तो इस मास्टरमाइंड प्लान को सक्सेसफुल करने के बाद गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, जिस वजह से सलात्री को बहुत सारे कोर्ट के नोटिस आ जाते हैं। और यह सारा काम किया था क्रांति ने। अब इस काम में उसकी मदद की थी उसकी दादी और उसकी बहन ने। एक्चुअली क्रांति की दादी एक रिटायर्ड जज थी और अपनी बहन एक वकील थी। सलात्री के किए हुए घिनौने काम के लिए कोर्ट सलात्री को 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा देता है और उसे चुकाने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का समय देता है। और पैसे चुकाने के लिए सलात्री को अपनी सारी प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए आर्डर जारी कर दिए जाते हैं। अब इस नीलामी में क्रांति भी जाने वाला था, इसलिए सलात्री उसको रोकने के लिए गुंडे भेजता है। लेकिन क्रांति उन सभी को पछाड़कर नीलामी वाली जगह पहुंच जाता है और सही तरीके से सभी प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, जिससे सलात्री के 17,000 प्राइवेट स्कूल भी क्रांति के हो जाते हैं। जिस वजह से सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि क्रांति बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। लेकिन क्रांति सबके सामने यह ऐलान करता है कि इन सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जाएगा। एक दिन में सभी स्कूल बंद हो जाते हैं, जिस वजह से सभी लोग सड़कों पर उतरकर क्रांति के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर क्रांति ने ऐसा क्यों किया। इस बढ़ते हुए मसले को सुलझाने के लिए स्टेट के मिनिस्टर उसे बात करने के लिए अपने पास बुलाते हैं। अब मिनिस्टर और क्रांति के इंटरव्यू को टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था, जिससे कि इन दोनों के बीच होने वाली बात को सारा स्टेट लाइव देख रहा था। यहाँ पर क्रांति कहता है कि जब मैंने प्राइवेट प्रॉपर्टी के 17,000 स्कूल को बंद करवा दिया तो सरकार को शिक्षा के अधिकार की याद आ गई। जब गवर्नमेंट ने 12,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया था तो आपका कानून कहाँ था? आपके स्कूल को बंद करने की वजह से वो स्कूल के टीचर्स की नौकरी चली गई, मजबूरन उन्हें कुछ और काम करना पड़ा। जिन बच्चों को इस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए वो बच्चे मजदूरी कर रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। साथ ही क्रांति कहता है कि अगर गवर्नमेंट इन 12,000 स्कूलों को फिर से बनाकर शुरू कर दे और सलात्री उनके लोगों को किए की सजा देती है तो मैं अपने 17,000 स्कूल को फिर से खोलकर सरकार के हवाले कर दूंगा। अब क्रांति की इन सभी बातों को गवर्नमेंट को मानना ही पड़ता है, जिससे 12,000 स्कूलों को फिर से शुरू करने का ऑर्डर पास किया जाता है। यहाँ मिनिस्टर भी अपनी गलतियों को मानकर फाइनली इस्तीफा दे देता है। और यही नहीं, वो सारे घोटालों के खिलाफ गवाही देने का भी आश्वासन देता है। और अब आखिरी फैसले के साथ फाइनली मिनिस्टर भी सारे स्कूलों को ओपन करने का आदेश जारी करती है और सभी लोगों को आश्वासन देती है कि हम स्कूल बनाने के साथ इसमें एक बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके सारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट बनाएंगे, जिससे कोई भी अनएजुकेटेड ना रहे। तो दोस्तों, अब एक तरफ बहुत ही खुशी का माहौल था तो दूसरी तरफ सलात्री को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि उसके कांड की वजह से बच्चों को काफ़ी तकलीफें हुई थी और कई बच्चों की जानें गई थी। फाइनली सत्य की जीत हुई और बुराई की हार। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमें फॉलो करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।